नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पुलिस स्टेशन में हलचल मची हुई थी। एक लड़की अपनी मौत की रिपोर्ट लिखाने थाने आई थी। जी हाँ, वो अपनी मौत की रिपोर्ट पुलिस इंस्पेक्टर को बता रही थी कि एक सप्ताह के भीतर उसकी मौत निश्चित है। वह अकेली रहती है, इसलिए पुलिस उसकी रिपोर्ट लिखे और उसकी मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार रीति रिवाजों के अनुसार से करवाए। उसका कहीं कोई अपना नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर हैरान होकर पूछता है कि क्या वह आत्महत्या करने की सोच रही है। लड़की कहती है कि वह सब कुछ पहले से देख सकती है और उसे पता है कि वह अधिकतम 15 दिन तक जीवित रहेगी। उसकी मृत्यु निश्चित थी। लड़की का नाम आशा था। पुलिस इंस्पेक्टर समझ नहीं पा रहा था वह इस तरह कैसे कह सकती है रिपोर्ट लिखो। यह पहला मामला था जिसमें एक जीवित व्यक्ति अपनी मौत की रिपोर्ट लिखाने आया था और वह स्वस्थ है और एक अच्छा और समृद्ध जीवन जी सकता है। लेकिन बार बार जब वह रिपोर्ट लिखाने पर जोर दे रही थी तो पुलिस इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि उसे क्यों लगता है कि उसकी मौत निश्चित है, और वह बताती है कि वह पहले से ही सभी की मौत देख सकती है, अपने माता पिता और अपनी बहन की मौत, जैसा कि पहले देखा गया था जब वे तीनों कार दुर्घटना में मारे गए थे। तो पुलिस ने उसका पता नोट कर लिया और पुलिस इंस्पेक्टर ने उससे पूछा कि वह वापस कैसे जाएगी। तब उसने बताया कि वह गाड़ी चलाकर आई है और पुलिस की गाड़ी उसके घर तक उसके पीछे पीछे जाती है जब तक आशा अपने घर के अंदर नहीं गई। पुलिस इंस्पेक्टर बाहर खड़ा रहा। घर शहर से दूर इलाके में था और आसपास के घर थोड़ी दूरी पर बने हुए थे। आशा ने पुलिस को बताया कि वह एक स्कूल में शिक्षिका है और यहाँ पहाड़ी इलाके में अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने आई है। पुलिस बड़ी असमंजस में थी कि आखिर अकेली लड़की ने सिर्फ कुछ महीने की छुट्टी बिताने के लिए इतना बड़ा घर किराए पर क्यों लिया है, और वह भी एक स्कूल टीचर होकर। पुलिस इंस्पेक्टर को दाल में कुछ काला लगता है, तो इसलिए वह आसपास के लोगों से आशा के बारे में पूछताछ करने लगे। कुछ लोगों ने उसे गाड़ी में सामान आदि ले जाते हुए देखा था, पर वह किसी से बोलती नहीं थी, न ही उसके घर कोई आता जाता था। वह सबसे कटी कटी सी शांत रहती थी। पुलिस इंस्पेक्टर मन ही मन सोचता हुआ अगले दिन फिर इस बंगले पर आता है और आशा का हालचाल पूछता है और वापस पुलिस चौकी लौट जाता है। आशा दूसरी मंजिल पर खड़ी थी। वह पुलिस इंस्पेक्टर को बड़े ध्यान से देख रही थी कि वह जब अपनी कार में बैठकर वापस चला गया, फिर वह ग्राउंड फ्लोर में आई और आवाज़ लगाई, रुबीना तुम कहाँ हो, आओ मैं आ गई हूँ। और पीछे के कमरे से एक लड़की दौड़ती हुई आई और आशा के गले लग गई। दीदी कितनी देर लगा दी तुमने आने में, मैं कितनी परेशान हो गई थी। कहने को तो आशा रुबीना से केवल 2 मिनट बड़ी थी, वे जुड़वा बहनें थी, लेकिन रुबीना हमेशा आशा को बहन कहती थी। वो दीदी वह व्यक्ति कौन था जो आपके साथ यहाँ आया था? कोई नहीं, तुम परेशान मत हो। क्या तुम्हें प्रदीप का फ़ोन आया? रुबीना परेशान मत किया करो, अगर मुझे फ़ोन आएगा तो मैं तुम्हें बता नहीं दूंगी। क्या मैं तुमसे छिपाऊंगी क्या बहन? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। बहुत दिनों से उससे बात नहीं हुई थी। पहले तो वह हर दूसरे दिन फ़ोन करता था। हाँ रुबीना, पहले करता था, पर अब वो काम में व्यस्त रहता है तो नहीं कर पाता। वैसे भी तू 26 साल की हो गई है। ये क्या बच्चों की तरह उछल कूद मचा रखी है? मैंने तुझे मना किया है कि जब तू घर में अकेली होती है ना तो खिड़की से बाहर देखना है और ना ही कोई गाना गुनगुनाना है, और अगर कोई आए तो बिल्कुल भी नीचे नहीं उतरना है और चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहना है, नहीं तो मालूम है ना तेरे साथ क्या होगा। हाँ दीदी मुझे पता है, अगर मैं किसी के सामने आ जाऊंगी तो मुझे फिर से पागल खाने जाना पड़ेगा, पर दीदी अब मैं ठीक हो रही हूँ, अब मैं अच्छी लड़की बन गई हूँ। हाँ हाँ बहन, अब तो अच्छी लड़की बन गई है, तभी तो तू सारा दिन गाना गाती रहती है। तेरे गाने सुन सुनकर मेरे कान दर्द करने लगे हैं। तू हाथ में गुड़िया लेकर घूम रही है, बच्चों वाली हरकतें कर रही है। रुबीना चिढ़कर बोली, दीदी मैं सारा दिन जब अकेली होती हूँ तो ये गुड़िया ही मेरी दोस्त होती है, मैं इसी से बात करती हूँ। वो मेरी बहुत प्यारी सहेली है। अपने हाथ में पकड़ी गुड़िया की तरफ इशारा करते हुए रुबीना बोली, ये सब तुम्हारी हरकतें हैं जो मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताती। हाँ दीदी मुझे पता है तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताती, तुम मुझे सबसे छुपा कर रखती हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। हाँ पगली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मेरा दिमाग मत खा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे थोड़ा चैन से बैठने दो। रुबीना चली गई। इंस्पेक्टर साहब आज फिर इस 3 मंजिल बंगले में आशा का हालचाल पूछने आता है। वह मन ही मन आशा को लेकर चिंतित था कि कहीं वह अपने अकेलेपन में कोई गलत कदम ना उठा ले। उसने दरवाज़ा खटखटाया, पर शायद उस समय घर पर कोई नहीं था। हालांकि उसे हल्का सा गाना गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वह करीब 10 मिनट तक वहीं इंतजार करते रहे। फिर उसने देखा कि आशा कार में आ रही है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि घर पर कोई नहीं है, पर गाना गुनगुनाते हुए वह आवाज़ किसकी थी। उसने आशा से पूछा कि क्या घर खाली है? आशा बोली, हाँ मैं घर में अकेली रहती हूँ। इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं बोले। आशा इंस्पेक्टर साहब को अंदर ले आई। दोनों में बातचीत होने लगी। इंस्पेक्टर साहब ने आशा से पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वह 15 दिन के अंदर मर जाएगी।
तो आशा कहती है कि यह उसकी दिल की आवाज़ है, इसलिए उसे पता चल जाता है कि अब उसकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं बची है। इंस्पेक्टर साहब आशा को दिलासा देते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, लोगों में घुलो मिलो और मरने का ख्याल मन में मत लाओ। इंस्पेक्टर साहब कुछ देर बाद लौटते हैं। आशा ड्राइंग रूम में अकेली बैठी थी, तभी रुबीना ऊपर से दौड़ती हुई आती है और कहती है, दीदी इंस्पेक्टर साहब ऐसा क्यों कह रहे थे कि तुम 15 दिन में मर जाओगी? क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे फिर से पागल खाना ले जाएंगे, मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी, मेरा क्या होगा? दीदी बोली, चुप रहो, तुम्हारी वजह से मैं पागल हो रही हूँ। हाँ मुझे लगता है मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगी, मेरा मन ऐसा कहता है। नहीं दीदी, तुम 15 दिन में नहीं मरोगी, मुझे पता है कौन मरेगा। तुम क्या कह रही हो रुबीना? दीदी आप किसी को नहीं बताती कि इस घर में तुम्हारी एक बहन भी रहती है। हमारे चेहरे तुम्हारे चेहरे से कितना मिलता जुलता है, लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। लोग मुझे आशा बोल देते हैं। आप मुझे मारना चाहती हो ना? आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो ना? रुबीना चुप हो जा, वरना यही थप्पड़ मारूंगी। दीदी फिर तूने ऐसा क्यों कहा कि तेरा मन करता है कि तू मरने वाली है, तू मुझे मार डालेगी? मुझे पता है रुबीना, इस समय मेरा मूड बहुत ख़राब है, मेरे मुँह से कुछ गलत बात निकल जाएगी। दीदी तूने कितनी बार मुझे गलत बातें कही हैं, कितनी बार तूने कहा है कि काश मैं भी उस दिन मम्मी पापा के साथ मर जाती तो तू कितनी खुश होती। इंस्पेक्टर साहब सुबह सुबह वे इस बंगले के पास आए जिसमें आशा रहती थी। उनके मन में संदेह था कि आशा अपने अकेलेपन में कुछ गलत ना कर बैठे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर एकदम सन्नाटा था। वे कुछ देर तक इंतजार करते रहे। आशा की कार भी गैराज में नहीं थी। उसे लगा कि शायद वह कहीं घूमने गई होगी। इंस्पेक्टर साहब लौट आए, लेकिन उनके मन में संदेह घर कर गया था। वे आधे रास्ते से लौटकर आए, पर अभी भी कार गैरेज में नहीं थी। उन्होंने अपने कांस्टेबल के साथ दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों के पास ज़मीन पर आशा खून से लथपथ पड़ी थी। यह देखकर इंस्पेक्टर साहब डर गए। जिसका उन्हें डर था वही हो गया। आशा अकेलेपन का शिकार हो गई थी और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। आशा की नसें अभी भी चल रही थी। आशा को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने तुरंत आशा का इलाज शुरू किया। आशा की हालत बहुत ख़राब थी, कुछ भी कह पाना मुश्किल था। इंस्पेक्टर साहब को बार बार इस चीज़ का अफसोस था कि काश वो आशा की मदद कर सकते तो वो इस हालत में ना होती। तभी अचानक उनके दिमाग में एक बात आई, अगर आशा ऐसी हाल में है तो उसकी कार कहाँ है? उसकी कार गैरेज में नहीं है। उसे समझ आ गया कि जो साधारण घटना लग रही है वह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की साजिश भी हो सकती है। जब पूरे घर की तलाशी ली तो उन्हें यकीन हो गया कि इस घर में एक नहीं बल्कि दो लोग रहते हैं। दोनों कमरों में सिर्फ लड़कियों का सामान मिला था, इसलिए उन्हें यकीन हो गया कि कोई लड़की ही है। हाँ, दूसरे कमरे में उन्हें काफ़ी दवाइयाँ भी मिली जिससे उन्हें मदद मिली। ऐसा भी लग रहा था कि शायद दूसरा व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित हो। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कभी किसी और लड़की को यहाँ आते जाते नहीं देखा, उन्हें सिर्फ आशा ही दिखी है। लेकिन हाँ, कभी कभी उन्हें यहाँ किसी लड़की के गाना गुनगुनाने की आवाज़ ज़रूर सुनाई दी थी। इंस्पेक्टर साहब काफ़ी चिंतित थे। वो जानते थे कि आशा जब उनके पास आई थी तो डिप्रेशन का शिकार ज़रूर थी, लेकिन उसके घर में मिली दवाइयाँ किसी मानसिक बीमारी की थी। इंस्पेक्टर साहब चिंतित हो गए। आशा उदास थी, पर मानसिक रूप से बीमार बिल्कुल नहीं लग रही थी, क्योंकि वह कार बड़े आराम से चलाती थी और स्कूल में टीचर भी थी। उसे चिंता हुई कि इतनी बड़ी बात उन्हें कैसे समझ नहीं आई। अगर आशा इतनी दवाइयाँ ले रही थी तो इतनी आसानी से कार कैसे चला पा रही थी? ज़रूर इसमें कोई गहरा राज छुपा है। तभी कांस्टेबल आकर इंस्पेक्टर को बताता है कि आशा के घर एक चिट्ठी आई है। ये चिट्ठी आशा के पते पर एक दिन पहले ही पहुंच गई थी। इंस्पेक्टर साहब ने जल्दी जल्दी चिट्ठी पढ़ी। वो चिट्ठी प्रदीप नाम के एक आदमी ने लिखी थी। वो चिट्ठी रुबीना नाम की एक लड़की को लिखी गई थी। प्यारी रुबीना, तुम यहाँ कैसे हो? कई दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं आई है। मैं तुम्हें 4 चिट्ठियाँ लिख चुका हूँ, लेकिन पता नहीं तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। फ़ोन मिलाने पर आशा दीदी ने जो नंबर दिया था वो लग नहीं रहा है। कितनी बार तुम्हें मिलाया है, तुम्हारा बड़ी मुश्किल से पता मिल पाया है। तुम ठीक तो हो ना? मैं 1-2 दिन में तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। इस पत्र को पढ़कर इंस्पेक्टर साहब सोच में पड़ गए। आशा अभी भी होश में नहीं आई थी। यह रहस्य उलझता जा रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि रुबीना कौन है। पत्र के अनुसार रुबीना आशा की बहन थी। अगर वे दोनों बहनें थीं तो उसने उनसे झूठ क्यों बोला? उसने यह क्यों कहा कि उसकी बहन की सालों पहले कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? पत्र से ऐसा लग रहा था कि प्रदीप रुबीना से बहुत प्यार करता था, लेकिन रुबीना शायद किसी बीमारी से पीड़ित थी, इसलिए अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। इंस्पेक्टर साहब ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएंगे और वह प्रदीप के बारे में जांच शुरू कर देते हैं। प्रदीप ने पत्र के पीछे लिफाफे पर अपना पता लिखा था, एक फ़ोन नंबर भी लिखा था। इंस्पेक्टर साहब तुरंत फ़ोन मिलाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि प्रदीप की शादी आज हो रही है। उन्हें समझ में नहीं आता कि जब रुबीना इतनी बीमार थी तो उसकी शादी कैसे हो सकती है।
आशा कोमा में है। अपनी बहन की ऐसी हालत के बावजूद वह शादी कर रही है। उसने तुरंत शादी समारोह में जाने का मन बना लिया। फ़ोन पर उसने पता लगाया कि प्रदीप की शादी रुबीना से कहाँ हो रही है और 5 बजे तक वहाँ पहुँच गए। सजावट थी, पूरा माहौल फूलों की खुशबू से महक रहा था। शादी में ज़्यादा लोग नहीं थे, हाँ लगभग 17-80 लोग रहे होंगे। उन्होंने कहा, जल्द से जल्द हम प्रदीप से मिलना चाहते हैं। प्रदीप से मिलते ही इंस्पेक्टर साहब ने प्रदीप को वह पत्र दिखाया जो उसने लिखा था। उन्होंने आशा के हाल के बारे में भी बताया। यह सुनकर प्रदीप चौंक गया। रुबीना ने उसे आशा दीदी के बारे में कुछ नहीं बताया था। वह कह रही थी कि आशा दीदी शाम तक शादी में आ जाएंगी। वह किसी ज़रूरी काम से अपने शहर गई हुई है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि यह आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का मामला लगता है और उन्हें इसकी अच्छी तरह से जांच करनी होगी। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती वह प्रदीप की शादी नहीं होने दे सकते। हो सकता है कि इस शादी में भी विध्वंस आ जाए। हो सकता है कि रुबीना ने ही आशा को मारने की कोशिश की हो। इंस्पेक्टर साहब रुबीना से मिलने के लिए बेचैन थे। उनके पास सवालों की एक झड़ी थी जो उन्होंने रुबीना से मिलते ही पूछ ली। रुबीना इंस्पेक्टर साहब को देखकर चौंक गई और इंस्पेक्टर साहब ने रुबीना को देखते ही मुंह से निकला। रुबीना घबराहट से लाल हो रही थी। उसके माथे पर पसीना आ गया और ऐसा लग रहा था कि वह खड़ी भी नहीं हो पा रही है। कुर्सी पर बैठते हुए इंस्पेक्टर साहब ने हंसते हुए प्रदीप से कहा कि यह रुबीना नहीं है जो इतनी सारी दवाइयाँ खाती थी। इंस्पेक्टर साहब ने दवाइयों का थैला अपने साथ लिया और प्रदीप को दे दिया। प्रदीप उन दवाइयों को देखकर चौंक गया क्योंकि प्रदीप पेशे से डॉक्टर था। वह तुरंत समझ गया क्योंकि वह सालों से रुबीना का इलाज कर रहा था। रुबीना ये दवाइयाँ लेती थी। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन अगले ही पल वह गुस्से से लाल हो गया और आशा की गर्दन पकड़कर बोला, आशा बताओ रुबीना कहाँ है। इंस्पेक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से प्रदीप को आशा से अलग किया और यह रुबीना ही थी जिसे आशा ने उस रात सीढ़ियों से दूर धकेल कर लगभग मार ही डाला था। रुबीना कहने को तो पागल थी, लेकिन असली पागलपन तो आशा के सिर पर सवार हो चुका था। वह किसी भी कीमत पर डॉक्टर प्रदीप से शादी करना चाहती थी। तभी इंस्पेक्टर साहब को अस्पताल से फ़ोन आया कि रुबीना को होश आ गया है और प्रदीप घबराता हुआ अस्पताल के लिए निकल पड़ा। इंस्पेक्टर साहब भी आशा को लेकर अस्पताल आए। आशा को देखकर रुबीना तड़प उठी। टूटे फूटे शब्दों में उसने आशा दीदी से आत्महत्या का कारण पूछा। आशा ने कहा कि बचपन से ही तुम पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में मुझसे आगे रही हो। हम दोनों दिखने में भले ही एक जैसी हो, लेकिन तुमने हमेशा मेरी आत्महत्या की है। हमेशा सबकी तारीफ पाती हो कि तुमने मुझसे मेरा प्यार भी छीन लिया। रुबीना, मैं प्रदीप से प्यार करती थी। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और उसका असर तुम्हारे दिमाग पर हुआ तो मुझे लगा कि अब प्रदीप मेरा होगा, पर वो भी तुम्हारी तरह है और तुम्हारे ठीक होने का इंतज़ार करने लगा। मैंने अपने हमशक्ल होने का फ़ायदा उठाया। मैंने रुबीना और प्रदीप को दूर रखना शुरू कर दिया। मैंने वही फ़ोन लाइन काट दी ताकि प्रदीप तुमसे बात ना कर सके। प्रदीप जो भी पत्र तुम्हें भेजता था मैं उसे छिपा देती थी, पर इंस्पेक्टर साहब उसका राज समझ गए थे। मैंने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे उतारा, तुम्हें सुला दिया और गाड़ी लेकर प्रदीप के पास आ गई। पर मेरे जाने के तुरंत बाद शायद इंस्पेक्टर साहब आ गए और प्रदीप के पास आने से तुम्हारी जान बच गई। उसके बाद मैंने अपना परिचय रुबीना के रूप में दिया और उसे बताया कि अब वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है और आशा दीदी ने उसे पूरी तरह स्वस्थ कर दिया है। वो अब मानसिक रूप से भी पूरी तरह स्वस्थ है। मैं खुद गाड़ी चलाकर उसके पास मिलने गई हूँ। प्रदीप आशा की बातों पर आकर उसे रुबीना कहकर बुलाता है। मैं समझ गया और 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने आशा की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इंस्पेक्टर साहब ने आशा को अपनी बहन रुबीना को मारने की कोशिश के आरोप में जेल भेज दिया। इधर रुबीना 4 महीने के लंबे इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो ठीक हो गई थी। प्रदीप ने रुबीना की बहुत अच्छी तरह से सेवा की। आज उन दोनों की शादी थी। किसी ने सही कहा है कि अगर नीयत अच्छी हो तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आज की कहानी में इतना ही। तो कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।